अक्सर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि लोगों को खुद पे भरोसा नहीं होता। अगर आपके अंदर आग है तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पीक पर थी, क्या कभी लगा कि अब छोड़ देना चाहिए? जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना तो आपको पागल होना जरूरी है। पागल एक बहुत बड़ा वर्ड है। पागल को हम डिफाइन करें तो पागल, पाने के लिए गतिशील लक्ष्य की ओर। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए गतिशील हैं हमेशा तो आपको सक्सेस मिलेगी। पब्लिशिंग हाउस या कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो बंदा सेफ चलता है। आप सेफ क्यों नहीं चले? हमें नए लोगों को चांस देना चाहिए। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। मेरा ये था कि अगर किसी नए इंसान को, किसी नए राइटर को अगर हम प्रमोट करते हैं, क्या पता वो नेक्स्ट चेतन भगत हो। जब एक राइटर बनता है और उसके आइडियाज की कमी हो तो उसे किस चीज पर फोकस करना चाहिए? जॉनरा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको खुद रिसर्च करनी होगी कि किस टाइप के जॉनरे की बुक्स मार्केट में ज्यादा सेल हो रही है। एक यूट्यूबर है जो देश के खिलाफ बहुत बोलता रहता है, जर्मन शेफर्ड कहा जाता है उसको। उसने हाल फिलहाल में रामायण से कुछ लाइनें उठा ली संस्कृत की और कहा जी राम जो है मांस खाते थे। उस गधे ने अगर किताब पढ़ ली होती बजाय एआई से ट्रांसलेट करने के ना, तो उस जिहादी मानसिकता वाले इंसान को ये पता होता कि एक्चुअल में रामायण है क्या। नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका सो साइंटी टॉक में। अक्सर हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, डिप्रेशंस की, एंजाइटीज़ की, लेकिन ना जो हमारे पास कॉल्स आती भी हैं उनमें दो सबसे बड़े रीज़न रहते हैं इंसान के डिप्रेशन के। सबसे पहला तो रिलेशनशिप्स, आजकल के लिए तो वो कॉमन हो गया है आजकल के लोगों के लिए। लेकिन दूसरा बड़ा रीज़न रहता है फाइनेंशियल क्राइसिस। जब लोग फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं या स्ट्रगल से जूझ रहे होते हैं ना, तो कई बार वो समझ नहीं पाते कि हम करें क्या। और सुसाइड्स का सेकंड सबसे बड़ा रीज़न भी ना हमारे देश में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही है। और कई बार कुछ स्टोरीज पढ़ते हैं, हम कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों के बारे में जानते हैं, तो आज की जो शख्सियत हैं उनके बारे में जब जाना कि एक टाइम था जब वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, ज़िंदगी में हर चीज़ चैलेंज थी उनके लिए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, स्ट्रगल किया और मेहनत की। और कहते हैं जब मेहनत करते हो ना तो स्ट्रगल कभी परमानेंट हो नहीं सकता, आप उससे निकल ही आते हो। और ना वो खुद निकले, बल्कि आज वो नए नए ऑथर्स के लिए, नए बुक, जो भी लोग राइटर्स हैं आजकल के नए ज़माने के, उनके लिए वो हेल्प भी कर रहे हैं कि वो अपनी ड्रीम्स को अचीव कर पाएँ। हम बात कर रहे हैं सागर आज़ाद जी की, जो बुक पब्लिशर हैं, और डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं, उनके स्ट्रगल्स को समझते हैं और जानते हैं कि वो अब आगे लोगों की हेल्प कैसे कर रहे हैं। तो सागर जी, स्वागत है आपका थैंक सो यू सो साइंटी मच टॉक सर, में। मुझे यहाँ आपके पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। थैंक यू आने के लिए, क्योंकि बहुत कम स्टोरीज ऐसी सुनने को मिलती हैं जो खुद तो स्ट्रगल में थी ही, उससे निकल के तो आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने दूसरों की भी हेल्प की कि वो भी स्ट्रगल, उनका स्ट्रगल कम से कम हो जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप ही के बारे में बात करते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्ट्रगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो इंसान को तोड़ के रख देती है, वो कैसे आया और उससे निकलने की पूरी जर्नी क्या रही? मेरा नाम सागर आज़ाद है। मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ। हम्म, बट मेरा बॉर्न एंड ब्रॉड आउट जबलपुर में हुआ था। मैं 2011 में जबलपुर से कोटा आया था स्टडी के लिए। हम्म, मेरा ये ड्रीम था कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ कोटा आया था। वो आईटी के लिए आए थे, बट मेरा ये था कि मैं पढ़ाई के साथ-साथ कुछ मतलब जॉब कर सकूँ, अच्छी जॉब, ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। हम्म, तो जैसे हर एक बच्चे का सपना होता है कि उसे कुछ बड़ा करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो मेरा भी वही सपना था कि मैं अपने पैरों पैरों पे खड़ा हो सकूँ और अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकूँ। तब 2011 में जब मैं कोटा आया था तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े कोचिंग के इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे, लाखों हम्म, बच्चे पूरे देश से आते हैं यहाँ पे पढ़ाई के लिए। तब मैंने देखा कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब मेरी क्या यहाँ पे ऐसा मैं करूँ जिससे मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ, अपने आप को ये साबित कर पाऊँ कि मैं भी लाइफ़ में कुछ कर सकता हूँ। हम्म, तब मैंने वहाँ पे अपना करियर स्टार्ट किया आइडिया आइडिया पोस्टपेड कनेक्शन सिम सेलिंग से, और वहाँ पे मैंने कुछ टाइम जॉब किया। और उस समय कोटा में एक ही मॉल हुआ करता था, सिटी मॉल। तो वहाँ पे हम्म, एक स्टोर मैनेजर थे, उनको मैंने आइडिया पोस्टपेड कनेक्शन की सिम सेल की थी। तो उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। जैसे कि हम लोग नॉर्मल हम्म, किसी से मिलते हैं तो एक नेचर के का एक व्यवहार के कारण एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो उनसे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई। तो उनसे मैंने ये बोला कि सर यहाँ कोई अच्छी जॉब हो मॉल में तो आप मुझे बताइएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बताऊँगा तुमको। तो उस समय 2 जुलाई 2011 को क्रॉसवर्ड बुक स्टोर की शुरुआत हुई थी और मैंने 21 जुलाई को जॉइन किया था। बुक इससे पहले मेरे बुक से कोई कनेक्शन नहीं था, कि मुझे नहीं पता था कि बुक्स होती क्या हैं, ठीक है? हम्म, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होने वाला है।
तो जब मैंने जॉइन किया तो मुझे फ़िक्शन डिपार्टमेंट मिला था, ठीक है ना? उस समय मैंने सिर्फ़ 2 ही किताब पढ़ी थी, एक तो रिच डैड पुअर डैड और द सीक्रेट। तो जब मैंने वहाँ जॉइन किया मुझे फ़िक्शन डिपार्टमेंट मिला तब वहाँ पे जो बच्चे थे मेरे पास आते थे बुक्स के लिए, ठीक है ना? उनको बुक्स चाहिए होती थी। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि वहाँ पे काफ़ी बच्चे डिप्रेशंस में भी होते थे, काफ़ी उनको मतलब जैसे कइयों के मार्क्स कम हो जाते हैं तो वो थोड़ा नर्वस हो जाते थे, ठीक है हुँ, ना? कि पेरेंट्स का मतलब उनको प्रेशर रहता था, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी। तब मैंने ये देखा कि इन बच्चों के अंदर काफ़ी मतलब टैलेंट तो बहुत टैलेंटेड बहुत हैं, बट वहाँ पे ये है कि उनको कोई गाइडेंस नहीं है। तब मैंने ये डिसाइड किया क्यों ना कि मैं बुक के माध्यम से लोगों को एक पॉज़िटिव चीज़ प्रोवाइड करूँ। हुँ, क्योंकि बुक एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है क्योंकि मेरी ज़िंदगी बदली हुई है बिल्कुल। किताबों के ज़रिए। तब मैंने रिकमेंडेशन स्टार्ट किया लोगों मैंने खुद बुक पढ़ना स्टार्ट किया, काफ़ी किताबें पढ़ी, काफ़ी रिकमेंडेशन स्टार्ट किए, ठीक है ना? तो जैसा आपने पूछा कि फाइनेंशियल जो सबसे बड़ा आज की दुनिया में कोई भी हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की, कोई भी है, ज़िंदगी में अगर आपके पास पैसा है तो ही सब कुछ है। अगर आपके पास बिल्कुल, पैसा नहीं है, तो मतलब कहीं न कहीं आपको मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैंने जॉब किया तो लेकिन जॉब से वही है कि इतना मतलब आप उतना नहीं कमा सकते, अपने ड्रीम्स को पूरी नहीं कर सकते अगर बिल्कुल, आप जॉब कर रहे हो तो। बिल्कुल। तब उस समय मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी जो जॉब मैं करता था उसको छोड़ के मैं अपना कुछ शुरू करूँ। लेकिन वही है कि अपना कुछ शुरू करने के लिए भी आपको बैकअप चाहिए, बिना बिल्कुल, बैकअप के कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी मतलब बचपन से ही काफ़ी अच्छी परवरिश दी है। उन्होंने हमेशा हमेशा ये चीज़ बोली है कि अगर तुम्हें लाइफ़ में कुछ करना है ना, तो ज़िंदगी में खुद पे भरोसा करो। क्योंकि ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, अक्सर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि लोगों को खुद पे भरोसा नहीं होता। लोग दूसरों पे भरोसा करते हैं हुँ, और ज अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है, तो आप लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकते। तब मुझे ये था कि नहीं मुझे खुद पे भरोसा था कि मैं कर सकता हूँ, मुझे अपनी काबिलियत पे भरोसा था और सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने अंदर आग लगानी ज़रूरी है। बाहर अगर आपके अंदर आग आग है तो आप लाइफ़ में बहुत कुछ कर सकते हो। तो वो पॉज़िटिविटी, वो एनर्जी मेरे साथ शुरू से थी मेरे पेरेंट्स की और जो सर्कल था, एक होता है कि आपके आस-पास के लोग भी कैसे हैं, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे दोस्त अच्छे मिले, मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला, जिससे मैं आज मैं एज़ अ पब्लिशर यहाँ पे आपके साथ बैठा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी हेल्प की आगे बढ़ने में। और एक चीज़ मैंने लाइफ़ में सीखी है कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना, तो आपको पागल होना ज़रूरी है। हुँ, अब लोग सोचते हैं कि ये कैसी बात कर रहा पागल, पागल एक बहुत बड़ा वर्ड है। पागल को हम डिफ़ाइन करें तो पागल, पाने के लिए गतिशील लक्ष्य की ओर। अगर आप ज़िंदगी में पागल नहीं होंगे, जितने भी लोग आज सक्सेस हुए हैं, बड़े से बड़े चाहे वो साइंटिस्ट ले लो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, चाहे वो जितने भी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, उन्होंने अपने जीवन में पागलपन किया है। जितने भी पागल लोग आज हुए, वही सक्सेस हुए हैं। तो बिल्कुल, यही है कि पाने के लिए गतिशील लक्ष्य की अगर आप अपने लक्ष्य के लिए गतिशील हैं हमेशा, तो आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल। अब ऐसी जब सिचुएशन आती है, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पीक पर थी, क्या कभी लगा कि अब छोड़ देना चाहिए? और उस वक़्त आपको आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ जो है वो कहाँ से मिल रही थी? बिल्कुल सही सर। एक्चुअली कई बार हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा आता है कि अ, ऐसा एक टाइम आता है कि उसको लगता है कि नहीं हो गया बस। मेरी लाइफ में एक नहीं कई बार जब मैं स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ में मैं रास्ते ढूँढ रहा था कि मुझे करना क्या है लाइफ में, हुँ, ठीक है ना? कई बार ऐसे पॉइंट्स आए कि नहीं यार छोड़ देते हैं, ठीक है ना? जॉब ही ठीक है। मतलब पैसे तो आ रहे हैं लाइफ में मतलब एटलीस्ट घर चल रहा है। लेकिन फिर माइंड में ये आता था कि ज़िंदगी में सिर्फ़ अगर समय तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीना है या काटना है, हुँ, 2 चीज़ आती हैं। अगर काटना है तो फिर ठीक है आप पुराने रास्ते पे जा सकते हो। लेकिन आपको जीना है, अपने सपनों को, अपने पेरेंट्स को वो लाइफ़ देनी है, अपने अपने आप को प्रूव करना है कि आप इस 150 करोड़ की आबादी में आप भी कोई वजूद रखते हो इस देश में। अपने अपने आप को प्रूव कर सकते हो। तो वो ख़्याल मन में आता था और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे अंदर शुरू से ये थी कि मैं ज़िद्दी बहुत था कि अगर मैं किसी चीज़ को ठान लेता हूँ कि मुझे ये करना है तो वो मैं करके रहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएँ। मेरे जब मैं 12th क्लास में था, तो मेरे एक टीचर ने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि इस दुनिया में अगर जितने भी बड़े-बड़े बैट्समैन हैं, स्पोर्ट्स में बड़े-बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन जब नाम आता है, तो सचिन का ही क्यों आता है? क्योंकि वो क्रीज़ पे टिक के खेलता है।
बहुत सचिन से भी अच्छे-अच्छे बैट्समैन आए हैं, ठीक है ना, लेकिन नाम किसका था? सचिन तेंदुलकर। आज भी अगर आप नाम लेते हैं तो आज भी बहुत ब सारे बैट्समैन हैं, लेकिन नाम किसका था? सिर्फ सचिन तेंदुलकर, क्योंकि उन्होंने डेडिकेटेड किया अपने आप को और वो टिक के खेलते थे। इसलिए ज़िंदगी की पिच पे भी टिक के खेलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टिकोगे तो मैच जिता जाओगे ज़िंदगी का बिल्कुल। भी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो वो चीज़ मेरे मन में हमेशा रही है कि आप टिके रहो, अगर आप टिके रहोगे तो आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाओगे। तो ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, तो मुझे यही लगता था कि ये टिके रहूँगा, अगर मैं अपने काम को कंटिन्यू करता रहूँगा, प्रॉब्लम्स आएँ और उसके बाद भी, तो वो ज़िंदगी में ऊपर वाला आपको देख रहा है, आप आगे बढ़ोगे अपने आप। बिल्कुल। अब आपके हर इंसान की ना स्ट्रगल जर्नी में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर देता है। वीक करने वाले तो बहुत मोमेंट आते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ही मोमेंट काफ़ी होता है। ऐसा कौन-सा मोमेंट था जिसने आपको स्ट्रॉन्ग किया? सर मेरी लाइफ़ में जब मैं जॉब कर रहा था क्रॉसवर्ड में, तब उस समय मैं काफ़ी बड़े-बड़े ऑथर्स के बुक लॉन्च करता था, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के लॉन्च करता था, काफ़ी बड़े-बड़े लॉन्च इवेंट्स हुआ करते थे उस समय। तो उस समय मतलब ये था कि मतलब कोटा अगर बुक लॉन्च करना है तो बड़े-बड़े पब्लिशर्स कोटा में ही करते थे। मतलब वहाँ हुँ, पे क्राउड अच्छा मिलता था, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता था, सारी चीज़ें अच्छी मिलती थी। बट उसके बाद मैंने ये चीज़ फेस की लाइफ में कि बहुत सारे लोगों के कॉल्स एंड मैसेज आते थे मेरे पास, हुँ, क्योंकि मैं इमोशनली बहुत हूँ चीज़ों को लेके। तो मैंने ये चीज़ देखी, कई सारे ऐसे और राइटर्स हैं, ऑथर, जिनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाता। एक मेरे पास बच्चा आया था, वो आईटी का आईटी एक कोचिंग में पढ़ता था। उसका ड्रीम था एक्टर बनना, ठीक है। वो मेरे पास हमेशा आता था, वो शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन था। वो जब भी आता था शाहरुख खान की किताब पूछता था, नई-नई किताब, तो मैं उसको मना कर देता था कि नहीं-नहीं, मतलब शाहरुख खान की किताब हर दिन, मतलब नई किताब, उस समय एक ही किताब आई थी उनकी, बॉलीवुड ऑफ बादशाह करके, बहुत पुरानी किताब है, राइटर का नाम नहीं, किसी याद नहीं मुझे किसने लिखा था। तो मैंने उसको वो किताब दी थी। वो उसका इतना बड़ा फ़ैन था कि मतलब उसको ये था कि मतलब उसको आईटी करने का मन नहीं था, उसको ये कि उसको बॉलीवुड में जाना है, ठीक है ना? हुँ, हुँ, तो जब मैंने उससे बात करी, उसने अपनी पूरी कहानी बताई, टॉपर था वो, बिहार का था लड़का। हुँ, हुँ, तब उसने बोला कि भैया मेरा मन नहीं है आईटी करने का, मुझे बॉलीवुड में जाना है। हुँ, तब हुँ, मैंने उसको बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत ही मेहनत से तुमको यहाँ भेजा है, ठीक है ना? अगर तुम्हारा बॉलीवुड में ही जाने का मन है, तो तुम इतनी अच्छी पढ़ाई करो कि तुम्हें आईआईटी मुंबई मिले। आईआईटी मुंबई जाओगे, उसके बाद तुम अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हो, फ़ॉलो कर सकते हो। तो ऐसे कई इंसिडेंट मेरी लाइफ़ में आए, जहाँ पे मुझे ये लगा कि सपने हर कोई देखता है, लेकिन पूरे नहीं कर पाता, ठीक है हुँ, ना? हुँ, कहीं न कहीं वो पीछे हट जाता है। तो वहाँ कोटा में रह के मुझे ऐसे-ऐसे लोग मिले, जिनको देख के मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं लाइफ़ में बहुत कुछ कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है इन किताबों के माध्यम से। तो वो एक मोटिवेशन पॉइंट था, वो एक मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा पॉइंट था कि मुझे ये लगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो और मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। हुँ, जो राइटर्स मेरे पास आते थे लिखने के लिए, कई जो लिखना चाहते हैं वो भी आते थे, ठीक है ना? उनको कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता था। तभी मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, ये शायद भगवान मेरे को बार-बार एक मैसेज दे रहे हैं कि ये इतने लोग के मेरे पास कॉल मैसेज आते हैं कि तुम्हें शायद तुम इनके लिए कुछ कर सको। तब हुँ, ये सबसे बड़ा मेरे लिए मोटिवेशन पॉइंट था कि मैं अपने आप को आगे बढ़ा पाया। बिल्कुल। अब आज जब लोग आपकी सक्सेस को देखते हैं, तो आपको लगता है कि वो आपके इस सक्सेस को पाने के पीछे के स्ट्रगल के असली पेन को समझ पाते होंगे? मुझे लगता है सर, जितने भी आज की डेट में सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनके पेन को शायद ही कोई समझ पाए, क्योंकि जब वो स्ट्रगल का पॉइंट होता है ना, और जब कई बार ऐसा भी समय रहा है कि मतलब 2 वक़्त का के लिए खाने के लिए भी नहीं होता था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने उनकी कहानियाँ भी हुँ, सुनी है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। वो जो पीरियड होता है ना, उस समय आपके साथ कोई नहीं होता। हम अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते, क्योंकि पेरेंट्स बहुत हमें कि माँ-बाप कभी आपको मतलब दुखी नहीं देख सकते बच्चों हुँ, को। हुँ, तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया कि मैं उस समय किस कंडीशन में था। तो सबसे बड़ा पॉइंट मेरे पास यही रहा कि मतलब मुझे अगर आगे बढ़ना है तो वो स्ट्रगल पॉइंट्स को मैं मतलब अपने अंदर ही रखूँ, ठीक है ना? तो जब हम सक्सेस हो जाते हैं या जब हम हमारा नाम हो जाता है, तब लोग देखते हैं अच्छा कि ये इतना आगे बढ़ गया। लेकिन वो जो पॉइंट होता है, वो जो बीच का पॉइंट, इतने साल हम लगाते हैं, वो
मतलब कोई समझ पाए उस चीज़ को, तो बहुत कम लोग होते हैं जो उस चीज़ को जी या आपके साथ उस समय जिन्होंने देखा होगा वही उस चीज़ को समझ सकते हैं। हर कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता कि कितना आपने उस समय पेन आपको मिला, आपने कितना वो किया, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहते हैं ना कि अगर जब हीरा या बनता है तो उसको जौहरी उसको पीटता है, ठीक है ना? उसको निखारने के लिए। तो ऐसा ही है कि जब आपको अगर निखरना है, आपको चमकना है तो आपको तो जलना तो पड़ेगा। आपको मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। तब जाके वो सक्सेस आपको मिलती है और तभी फिर जब सूरज जब चमकता है तो फिर लोग देखते हैं उसको। बिल्कुल। और जब सक्सेस आई तो उसके बाद आपने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो दूसरों की भी हेल्प करे। अपने लिए तो जो भी ड्रीम थी आपकी वो तो उसमें फॉलो हो ही रही थी और वो था एनेक्डोट का पब्लिशिंग हाउस। अब ये दिमाग में कहाँ से आया कि ये पब्लिशिंग हाउस खोलना है? सबसे पहले कैसे सोचा और एनेक्डोट नाम ही क्यों? एनेक्डोट को शुरू करने के पीछे बहुत बड़ी का इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न था मेरा और हुँ, इमोशनल रीज़न भी था और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था एक्चुअली। हुँ, जब मैंने क्रॉसवर्ड से बुक स्टोर से जॉब अपनी छोड़कर मैंने अपनी कंपनी शुरू की ऑथर्स को बुक प्रमोशन करना, उनको हेल्प करना। तब मैं 2018 में एक पब्लिशिंग हाउस के साथ जुड़ा था, ठीक ओके। है? वो गाज़ियाबाद का ही पब्लिशिंग हाउस था यहीं का। तो उनके साथ मैंने 2 साल काम किया काफ़ी, ठीक है? काफ़ी मैंने काफ़ी ऑथर्स को मैं उनके थ्रू मैंने पब्लिश करवाया। जब कोविड आया 2020 में, हाँ, 2020 में वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था दिल्ली में, उसके बाद हुँ, मार्च से लॉकडाउन लगा था। हुँ, तो वो उस समय सब कुछ बंद हो गया था, ठीक है ना? तो उसके बाद मुझे पता चला कि जिस पर्सन से को मैंने जिनके साथ काम किया है, उन्होंने मतलब ऐसे काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड किया है। काफ़ी ऐसी चीज़ें थी मतलब मैंने जो उनको ऑथर्स दिए थे, उनकी उन्होंने रॉयल्टीज़ नहीं दी। मुझे काफ़ी लाखों रुपए का लॉस हुआ उस समय कोविड के हुँ। टाइम पे, जबकि कोविड टाइम एक ऐसा टाइम था जो हर किसी के लिए हर बहुत किसी ही को, बिल्कुल। बुरा वक़्त था। लेकिन उस समय वो साल मेरे लिए बहुत ही बुरा मतलब वो पुराने दिन याद आ गए थे कि लगता फिर से डाउनफॉल आने लगा है मेरी लाइफ़ में, हुँ, कि इतना सारा सब कुछ करने के बाद भी मैं वहीं आके खड़ा हो गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा हो जाता है तो कहते हैं सुबह भी होने वाली है। हुँ, तो उस समय मेरे कुछ ऑथर्स फ्रेंड थे, तो उनसे मैंने सजेशन लिया कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सागर तुम्हें हर चीज़ का नॉलेज है, तुम्हें मार्केटिंग एक ऑथर को क्या चाहिए होता है? एक अच्छी मार्केटिंग, ठीक है ना? उसकी किताबें हर बुक स्टोर्स में पहुँचे, उसको कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में मतलब उसका टॉक शो हो, ठीक है ना? वो ऑलरेडी तुम कर रहे हो, हुँ, हुँ, तो पब्लिशिंग में वे क्यों नहीं स्टार्ट कर देते? तो उस समय पब्लिशिंग का मेरा कुछ प्लान नहीं था कि मैं पब्लिशिंग हाउस स्टार्ट करूँगा। तो फिर मैंने जब मैंने देखा कि ऐसे कितने ऑथर्स के साथ ऐसा फ्रॉड होता होगा, कितने ऑथर्स बेचारे एक ऑथर जो होता है वो सालों लगाता है एक किताब लिखने में, उसका इमोशन, उसका टाइम, उसकी मनी, उसकी एनर्जी सब कुछ लगता है उसमें। हुँ, हुँ, और वो किताब मतलब किसी ऐसे हाथ में चले जाए और उसके बाद उस किताब के बारे में लोगों को पता ही नहीं चले मतलब हुँ, तो जब मैंने ये देखा कि ऐसे कितने ऑथर जिनकी किताबें लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती। तब फिर ये रियलाइज़ हुआ कि सागर अब टाइम आ गया है फुल फ्लेज मार्केट में उतरने का हुँ, पब्लिशिंग इंडस्ट्री में। अभी तो तुम सिर्फ़ कर रहे थे कि आपको तुम्हें सिर्फ़ प्रमोशन करना है। बट अगर तुम्हें कुछ बड़ा चेंज करना है इंडस्ट्री में तो तुम्हें अब पब्लिशिंग हाउस शुरू करना पड़ेगा। अब अब मन तो बना लिया कि पब्लिशिंग हाउस शुरू करना है बट अब कैसे करना है? हुँ, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे करोगे और आपने जो पूछा नाम, तो नाम मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, जयपुर में रहते हैं, उनका नाम नितिन शर्मा है। तो वो काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है और जब मुझे कुछ ऐसा हेल्प की नीड होती है, मैं उनसे सजेशन लेता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं पब्लिशिंग हाउस शुरू करना चाहता हूँ, मुझे नाम देखना है कि नाम क्या रखना है। और नाम ऐसा होना चाहिए जो कि लिटरेचर से कनेक्टेड हो क्योंकि इस पब्लिशिंग इंडस्ट्री में जितने भी पब्लिशिंग हाउस हैं और उनके जो नाम हैं, वो लिटरेचर से कनेक्ट ही नहीं करते। हुँ, जितने भी पब्लिशिंग हाउस हैं, आप उठा के देख लीजिए, ठीक है? तो फिर हमने सोचा कि नाम क्या रखना चाहिए? बहुत सारे सजेशंस आए, ठीक है ना, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर एक नाम ऐसे जनरली आया एनेक्डोट। तो फिर मैंने उनसे पूछा इसका मतलब क्या होता है एनेक्डोट का? उन्होंने बताया कि एनेक्डोट का मतलब सीधा-सा है कि किसी भी बड़ी कहानी का जो सारांश मतलब छोटा रूप, हाँ। छोटा रूप, ठीक है ना? जो कि किसी बात को छोटे रूप में बयाँ कर सके, ठीक है? तो मैंने तो अच्छा कनेक्टिंग लगा। तो मैंने कहा ठीक है एनेक्डोट तो रख दिया, अब इसका सबटाइटल क्या होना चाहिए? मतलब इसकी टैगलाइन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हुँ, सिर्फ़ नाम से नहीं चलेगा।
तब हमने लगा कि तब मैंने सोचा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या मतलब रीडर्स को क्या देना चाहते हो? मैंने कहा मैं उनको क्वालिटी रीडिंग देना चाहता हूँ। ऐसा किताब मैं पब्लिश करना चाहता हूँ जो लोगों की ज़िंदगियाँ बदले या उन्हें कुछ मिले। तब हमने फिर डिसाइड किया कि एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस नाम रखेंगे फॉर द क्वालिटी ऑफ रीडिंग। ठीक है? ये चीज़ है, और हमारे एक और ऑथर्स के लिए टैगलाइन था कि गिव फ्लाइट योर राइटिंग करियर। ठीक है? तो ये डिसाइड किया, अब नाम डिसाइड हो गया, अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ आता है लोगो। लोगो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि लोगो कैसा बनाया जाए। तो हमने फिर डिसाइड किया कि एनेक्डोट का ए, ठीक है ना? उसका जो मस्टर्ड येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो सबसे अट्रैक्टिव लगता है, और आप हमारे लोगो में देखेंगे तो पहले के टाइम में फेदर यूज़ करते थे लिखने के लिए। तो उसमें फेदर हमने यूज़ किया और उसमें से इंक टपक रहा, ताकि वो राइटिंग को भी मतलब वो रिप्रेजेंट करें। प्रेज़ेंट करे। तो ये चीज़, तो इसमें कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम लगा था सिर्फ़ नाम और लोगो डिज़ाइन करने में। जब नाम और लोगो डिज़ाइन हुआ, उसके बाद फिर सबसे बड़ा चैलेंज था कि अब बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जो कि मतलब उनको पब्लिश करने से मतलब होता है, ठीक है ना? आप क्वालिटी क्या दे रहे हो रीडर्स को? तो हमने ये देखा कि प्रिंटर्स कौन से अच्छे हैं हमारे देश में, सबसे अच्छे जो बेस्ट प्रिंटिंग देते हैं। इस पे भी मैंने वर्क किया, क्योंकि मैं भी पब्लिशिंग हाउस स्टार्ट कर रहा था, तो सिर्फ़ पब्लिशिंग हाउस शुरू करना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जो आपके रीडर्स बनेंगे, आगे चल के जो रीडर्स होंगे, उनको एक अच्छी क्वालिटी की भी चीज़ें देने बुक देनी ज़रूरी है। तो पेपर का हर तरह के पेपर्स होते हैं, उस पे हमने काम किया, ठीक है ना? जो बाहर से पेपर्स आते हैं, किस तरीके से के पेपर्स होते हैं डिफरेंट वैराइटीज़ के, तो उस पे हमने काम किया। तो तब जाके एक अच्छी किताब रेडी होती है। उसके बाद फिर प्रिंटर से टाई अप करके देन फिर हमने पेपर्स कौन-सा यूज़ करना है, इस जो बेस्ट क्वालिटी का लाइट वेट पेपर्स होता है। तो इस तरीके से एनेक्डोट की शुरुआत हुई और फिर हमने धीरे-धीरे करके अच्छी किताबें निकाली, जो कि आज काफ़ी अच्छा कर रही हैं मार्केट में। अब एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस जो है वो दूसरे पब्लिशिंग हाउस से कैसे अलग है कि ऑथर ये सोचे कि नहीं मुझे वहाँ नहीं यहाँ आना बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आज के डेट में लाखों पब्लिशर हमारे देश में, ठीक है ना? बड़े-बड़े पब्लिशर्स भी हैं, ठीक है ना? तो व्हाई एनेक्डोट, ठीक है ना? है? बिल्कुल। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी ऑथर एनेक्डोट से पब्लिश करवाता है, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पे कोई ऑथर पब्लिशर वाला रिलेशन नहीं होता। अगर हमारे पास कोई भी ऑथर आ रहा है, तो वो एनेक्डोट की फैमिली का पार्ट होता है। मतलब वो हमारी फैमिली में आ गया। अब एज़ अ फैमिली एनेक्डोट उसके लिए क्या-क्या कर सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो अपने ऑथर्स को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं कि हमारा एनेक्डोट ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस है। हम लोग एडिटोरियल पे बहुत फ़ोकस करते हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग, मतलब अ, अच्छी टीम हम लोग ने हायर की है, जो कि एडिटिंग पे काफ़ी फ़ोकस करती है, ठीक है ना? आजकल बहुत सारे पब्लिशर एडिटिंग पे फ़ोकस नहीं करते, ठीक है ना? क्योंकि आपकी किताब की क्वालिटी एडिटिंग से पता चलती है। पहला आपका किताब अच्छा होगा एडिटिंग का, और दूसरा हम लोग कवर पे काफ़ी काम करते हैं। मतलब महीनों लगाते हैं कवर डिज़ाइन करने में। क्योंकि लोग बोलते हैं कि बुक को कवर से जज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आज की डेट में मतलब रीडर्स कवर से ही जज करते हैं। मतलब आपका 50% बुक सेल, अगर आपका कवर अट्रैक्टिव है ना, तो वहीं से बिल्कुल, ही आई कैचिंग कवर्स होने चाहिए। तो बिल्कुल। हमने ऐसे डिज़ाइनर्स हायर करके रखे हैं जो कि आपको को अच्छे से अच्छा कवर डिज़ाइन करके दें। तीसरी चीज़ होती है कि जब बुक एडिट हो गई, कवर बन गया, उसके बाद मार्केटिंग। मार्केटिंग में आप क्या करके देंगे, तो हमारा हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम लोग ऑफ़लाइन पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितने भी पैन इंडिया में बुक स्टोर्स हैं, ठीक है ना? हम लोग वहाँ पे उनकी बुक्स को अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है ना? टाइम टू टाइम हमारी टीम उनसे पूरा फ़ॉलो-अप लेती है कि कैसे बुक सेल कैसी हो रही है, कैसा कर रही है। उसके अलावा हम लोग साल में बुक फेयर्स बहुत करते हैं। मतलब आज के कोविड के बाद सिनेरियो काफ़ी चेंज हुआ है, ठीक है ना? कि बुक फेयर्स बहुत हो रहे हैं, तो हम लोग इंडिविजुअली बुक फेयर्स काफ़ी करते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, हुँ, ताकि ऑथर्स की किताबें, हर एक ऑथर्स की किताबें रीडर्स तक पहुँचे, ताकि वो लोग पढ़ें, क्योंकि नई किताब के बारे में हर किसी को नहीं पता होता है, ठीक है ना? हुँ, तो एज़ हुँ। अ पब्लिशर मेरा काम है कि मैं उनको वहाँ तक लेके जाऊँ, उनकी किताबों को। उसके बाद हम लोग अपने ऑथर्स को लिटरेचर फेस्टिवल्स में पिच करते हैं, उनके प्रोफ़ाइल को, पैनल डिस्कशंस हो गया। एनेक्डोट पहला ऐसा पब्लिशिंग हाउस है जो कि लाइब्रेरीज़ में बहुत ज़्यादा काम करता है। क्योंकि मैं खुद कोटा में मैंने 3 साल कोटा की गवर्नमेंट लाइब्रेरी में भी काम किया एज़ अ वॉलंटियर। तो मैंने ये चीज़ देखी कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी का सिस्टम बहुत बड़ा है। हुँ, कि जो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है ना? जैसे जो आरएलएफ है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, उसके अंडर में पूरे इंडिया में करीबन 40,000 से ज़्यादा लाइब्रेरीज़ आती हैं, ठीक है ना? और वो लोग परचेज़ करते हैं।
ये चीज़ बहुत कम लोग को पता है, ठीक है ना? बिल्कुल। और वो लोग अगर और हमारी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो ऑल ओवर इंडिया पब्लिशर फेडरेशन की मेंबर है, तो हम लोग एलिजिबल हैं लाइब्रेरी सप्लाई के लिए, तो हम लोग लाइब्रेरीज़ में ही बल्क सप्लाई करते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है कि हम लोग 24 आवर सपोर्ट देते हैं ऑथर्स को। अगर मेरे पास रात को 12 बजे भी किसी ऑथर का कॉल आता है तो मैं उठाता हूँ। बाकी जैसा नहीं कि 9 टू 5 के बीच में ही आप ईमेल और कॉल्स कर सकते हो। रात को 12 बजे भी अगर किसी ऑथर को अर्जेंट काम है, कुछ पूछना है, कुछ ऐसा डिस्कशन है, तो मैं उस समय भी अवेलेबल होता हूँ उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें यूनिक बनाती हैं एनेक्डोट को बाकी पब्लिशर जो बाकी पब्लिशर नहीं प्रोवाइड करते ऑथर्स को। बिल्कुल, अब एक पब्लिशिंग हाउस या कोई भी बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं तो बंदा सेफ चलता है, यानी कि वो क्लाइंट ज़्यादा पकड़ता है जो पहले से मजबूत हो। ऐसे ही अगर पब्लिशिंग हाउस किसी भी हुँ, बात हुँ। करूँ कोई खोलेगा, तो चाहेगा कि उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करे जो पहले से अब बड़े ऑथर्स हैं। लेकिन जो मैंने आपके जर्नी के बारे में पढ़ा, उसमें ऐसा था कि आपने ज़्यादा फ़ोकस रखा न्यू ऑथर्स के स्ट्रगल को कम करने के लिए, कि उनका स्ट्रगल कम हो जाए और उनके जो बिल्कुल। ड्रीम्स हैं वो अचीव हो जाएँ। तो ये फ़ोकस क्यों किया गया? मतलब आप सेफ क्यों नहीं चले? ये भी बहुत अच्छा सवाल सर पूछा सर आपने। जब मैंने अपने जर्नी की शुरुआत की थी तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें नए लोगों को चांस देना चाहिए। क्योंकि जब मैं नया नया आया था इंडस्ट्री में तो मुझे भी किसी ने चांस दिया था, मुझ पे भी बिलीव किया था कि नहीं तुम कर सकते हो। हुँ, हुँ। तो मेरा यही मानना है कि अगर मैं लाइफ़ में अगर मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना? मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ, ठीक है ना? जबलपुर से, वहाँ पे भी एक छोटा-सा गाँव है। मैं वहाँ से निकल के आज आके यहाँ दिल्ली में आज मेरा पब्लिशिंग हाउस है, यहाँ पे ऑफ़िस है मेरा और हम लोग सिर्फ़ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे ऑथर्स भी बाहर यूएस, यूके, कनाडा हर जगह ऑथर्स हैं हमारे। हुँ, हुँ। तो जब मैंने ये देखा कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल। जब मैं कोटा में था तब मैंने ये चीज़ देखी कि मतलब जो आईटी के बच्चे किताब पढ़ते हैं वो भी राइटर बनना चाहते हैं, ठीक है ना? हुँ, तो जब मैंने जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैंने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी लोगों से बात किया तो मुझे कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिखा नहीं कि कोई इन ऑथर्स के लिए या इन बडिंग राइटर्स के लिए काम कर सके, ठीक है ना? बिल्कुल। तभी मैंने मेरा जो मेरा जब मैंने जॉब छोड़ने का मेरा रीज़न ही सबसे बड़ा ये था कि मतलब कि मैं इन लोगों के लिए काम करूँ, ठीक है ना? तो जो सेफ साइड खेलने वाली बात है तो मेरा ये था कि अगर किसी नए इंसान को, किसी नए राइटर को अगर हम प्रमोट करते हैं, क्या पता वो नेक्स्ट चेतन भगत हो, क्या पता वो नेक्स्ट अमीश त्रिपाठी हो, क्या पता वो नेक्स्ट कोई और बड़ा ऑथर बन सकता है। तो क्वालिटी बस हमें उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है और आज वो चीज़ हो रही है कि जितने भी ऑथर्स को मैंने प्रमोट किया उसमें कई सारे ऑथर्स आज बेस्ट सेलिंग ऑथर्स बन चुके हैं। आज हमारे एनेक्डोट में बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं, जिनको हमने 2 साल पहले पब्लिश किया था। मतलब आप बिलीव नहीं मानेंगे 12th क्लास का एक बच्चा है हमारा जिसकी किताब आज 3000 4000 किताब उसकी सेल हो चुकी है। यूएस में बहुत उसकी किताबें सेल हो रही हैं। तो मतलब स्कूल के बच्चे इतना अच्छा लिख रहे हैं। तो हुँ, जो मैंने आज से 13-14 साल पहले जो ड्रीम देखा था कि बडिंग राइटर्स को प्रमोट करना, आज हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हुँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपको लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर उनकी राइटिंग स्किल अच्छी है और हुँ, बहुत अच्छा लिख रहे हैं आज की टाइम पे और स्पेशली जो बडिंग राइटर्स हैं, नए-नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई-नई चीज़ों के साथ, नई-नई आज की डेट में माइथोलॉजी पे बहुत किताबें लिखी जा रही हैं, ठीक है ना? बहुत सारे नए-नए टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना? और रीडरशिप बहुत बढ़ी है कोविड के बाद, बुक स्टोर्स बहुत ज़्यादा शुरू हुए हैं, ठीक है ना? हुँ, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को मोटिवेट करती हैं कि मैं नए लोगों को प्रमोट करूँ, नए राइटर्स को लेके आऊँ। क्योंकि मेरा मानना है कि जो बड़े हैं, तो वो तो ऑलरेडी हैं, उनके लिए प्लेटफ़ॉर्म है, बट जो बिल्कुल, नए राइटर्स हैं, उनके लिए कोई प्लेटफ़ॉर्म है नहीं और उनको उनको कोई उस लेवल पे प्रमोट नहीं कर रहा। तो वो को किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब ऐसे में बहुत सारे टैलेंटेड राइटर्स ना सिर्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ही छोड़ देते हैं चीज़ों को, ठीक है? तो आपकी सलाह क्या रहेगी ऐसे लोगों के लिए जो जिनमें टैलेंट तो है अच्छी राइटिंग का, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है, तो कैसे अपने जो ड्रीम्स हैं उन तक पहुँचे? सबसे अच्छी चीज़ तो ये है सर कि जो भी ऑथर्स लिखना चाहते हैं, जो लिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उस पे काम करोगे, ठीक है ना? हुँ, हुँ, सबसे पहले तो मैं यही सलाह देता हूँ कि अगर आपको राइटर बनना है तो पहले आपको एक रीडर बनना पड़ेगा, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए, आप जितना किताबें पढ़ेंगे ना आपके पास आइडियाज़ आएँगे, आपके हुँ, पास थॉट्स आएँगे कि आप और क्या लिख सकते हो। आप 10 ऑथर्स को पढ़ रहे हो तो आपने 10 ऑथर्स की पूरी लाइफ़ को पढ़ लिया है। कहते हैं ना कि अगर एक ऑथर को आप पढ़ते हो तो उसकी 40-50 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपको 2-3 कुछ घंटों में मिल गया, ठीक है ना? हुँ, तो अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपको आइडियाज़ आएँगे और आइडियाज़ आएँगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होता है। क्योंकि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो ऑब्वियसली मतलब
आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो होता है ऐसा कि मतलब कभी-कभी लगता है कि नहीं यार मतलब पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। हुँ। बट वही है ना कि कंटिन्यू टिके रहना ज़रूरी है। अगर आप टिके रहोगे और अगर आपको वही है कि आपको खुद पे भरोसा करना ज़रूरी है। तो मैं जो भी बडिंग राइटर्स हैं या जो भी लिख रहे हैं या जो ऑलरेडी लिख चुके हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक किताब नहीं चली तो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब नेगेटिव सोचने लगते हैं कि यार किताब चली नहीं, अब नेक्स्ट लिखूँ या ना लिखूँ। तो उनके लिए ये है कि अगर आपको भरोसा है क्योंकि कई आज के डेट में हज़ारों किताबें रिलीज़ हो रही हैं, तो उसपे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है कि बिल्कुल, आपकी किताब कोई क्यों पढ़े। और सबसे बड़ी बात हमारे देश में है कि लोग इंटरनेशनल ऑथर को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं इंडियन ऑथर्स के बिल्कुल। अलावा। तो ये चीज़ मेरे साथ भी बहुत हुई है, ठीक है ना? तो इसलिए मैं इंडियन ऑथर्स को प्रमोट करता हूँ कि हमारे यहाँ के लोगों के पास भी टैलेंट है, तो वो लोग पढ़ें, रीडर्स पढ़ें और आज के डेट में वो चीज़ बदली है। इंडियन हुँ, ऑथर्स को लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, बाहर भी आज हमारे देश के ऑथर्स को पढ़ा पढ़ा जा रहा है। तो हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो न जो बडिंग राइटर्स हैं या जो लिख रहे हैं, उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप उनको देखिए कि उन लोगों ने भी आज से 15 साल, 20 साल पहले शुरुआत की थी। उस समय तो कुछ भी नहीं था। हुँ, आज तो हुँ। एआई या टेक्नोलॉजी इतनी है, सोशल मीडिया आज आप ईज़िली अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं। आज हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ आप अपने थॉट्स को यूट्यूब के थ्रू मतलब बहुत सारे माध्यम हैं जिसके थ्रू हम प्रमोट कर सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है। तो आज तो मतलब किसी भी राइटर के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर उसको किताब लिखना है, उसके पास सपोर्टिव सिस्टम है, ठीक है ना? पब्लिशर्स हैं, ठीक है ना? चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है आज की डेट में। अब आजकल का जो जनरेशन है वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म कंटेंट पे ज़्यादा जाती है। जैसे कि उनको रील्स ज़्यादा चाहिए। हम एक टाइम था मुझे याद है जब हम कई बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, चाहे वो बिल्कुल। मेट्रो हो या बस हो, तो हमने लोगों को ना नॉवेल्स पढ़ते हुए देखा है, पूरे रास्ते में। और उनके लिए वो एक टास्क होती थी कि ये हुँ, नॉवेल हुँ, मुझे हुँ। 3 दिन में, 4 दिन में बिल्कुल, कंप्लीट करना है ना? अ, उस उन्हीं दिनों हमने चेतन भगत और रविंदर इन सब की हुँ। लव स्टोरीज़ वगैरह हमने लव पढ़ी स्टोरीज़ हैं, पढ़ी थी, है राइट। ना? अब लेकिन आजकल लोग रील्स पे ज़्यादा क्योंकि हम हाँ, आज देखते तो वो मोबाइल होता है उनके हाथ मोबाइल में। होता है। अब आप जैसा कह रहे हैं कि रीडरशिप बढ़ी है, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। मेरे हिसाब से रीडरशिप नंबर्स में ज़रूर बढ़ी होगी, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन परसेंटेज में घटी है। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। पब ऑब्वियसली बिल्कुल। पॉपुलेशन बढ़ी, तो उस हिसाब से आपके नंबर भी बढ़ गए। हुँ, लेकिन परसेंटेज ऑफ व्यूअरशिप मेरे हिसाब से आज घटी होगी। हुँ, हुँ। अब ऐसे में हमने एक टर्म भी देखी थी पॉकेट नॉवल, पॉकेट नॉवेल। छोटे-छोटे नॉवेल भी आ हाँ, रहे हैं मिल आजकल। जाते थे। तो कहीं न कहीं वो जो एक चैलेंज आया है, उसको आप क्या समझते हैं कैसे उस चैलेंज को आप फेस कर रहे हैं और उसके सॉल्यूशंस आपको कैसे दिखते हैं? नहीं सही सवाल किया सर आपने कि ये देखिए सोशल मीडिया आने के बाद और जब फ़ोन्स आए हैं और हुँ। इंस्टाग्राम जो आजकल रील्स के जो आपने हाँ, बात की कि आजकल मोस्टली जो यंग जनरेशन रील्स में बिज़ी है, ठीक बिल्कुल। है ना? आजकल लोग मतलब डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए, उनको शॉर्ट चीज़ चाहिए। आजकल कुछ भी चीज़ हो तो एआई के थ्रू चैटजीपीटी के थ्रू आप उसको शॉर्ट करके देख सकते हो, ठीक है ना? बिल्कुल। तो वो चैलेंजेज़ हैं, मैं मानता हूँ, वो चैलेंजेज़ हैं और देखिए उस चैलेंजेज़ को उन उनसे उस चैलेंज को ख़त्म करने के लिए भी कई सारी चीज़ें हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि अब आजकल की जो यंग जनरेशन है, ठीक है ना? अब क्या होता है कि अगर आप किसी किताब को पढ़ रहे हो, ठीक है ना? तो अगर आप उसको डिटेल में पढ़ रहे हो तो आपको उसको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। बिल्कुल, आप अगर किसी चीज़ को शॉर्ट टर्म में देखोगे तो आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है ना? आधा आप ज्ञान। आधा, ठीक है ना? तो जैसे पहले गूगल हुआ, गूगल से लोग सर्च करते थे, तो गूगल में डालते थे तो आपको मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। आपको आपके काम की क्या चीज़ है वो आपको देखना पड़ता था। हुँ, अब एआई में ये बेनिफिट हो गया है कि लोगों को आपको कितना कंटेंट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉम्प्ट डालो, आपको उतना ही वो करके दे देगा आपके ही अकॉर्डिंग, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। पहले क्या होता था राइटर्स लिखते थे, ठीक है ना? मतलब सालों-साल जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है लोग ऐड पे काम करते थे, दिमाग लगाते थे, ठीक है ना? कि कैसे काम करना है, ये चीज़ कैसे होनी चाहिए, इसको कैसे हम ऑडियंस को दिखाएँगे, ठीक है ना? तो वो खुद की क्रिएटिविटी होती थी। एआई आने के बाद लोगों की क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है, ठीक है हुँ, ना? तो हमें अपनी क्रिएटिव मैं ये नहीं बोला कि टेक्नोलॉजी बुरी है, हर एक टेक्नोलॉजी बेस्ट है हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। आज से कई साल पहले जब कंप्यूटर आया था, तब भी लोग बोलते थे कि कंप्यूटर आएगा तो लोगों की जॉब चली जाएगी, हुँ, ठीक है ना? फिर लोग बेरोज़गार हो जाएँगे, लेकिन क्या हुआ? कंप्यूटर आया, लोगों ने कंप्यूटर सीखा, आज देखिए हम लोग कितना आगे हैं, ठीक है ना? टेक्नोलॉजी बिल्कुल, बढ़ी है, तो ऐसे एआई भी वैसे ही है। हम उसको सीखेंगे, ठीक है ना? एआई भी किसी इंसान ने ही बनाया होगा ना, बिल्कुल, कि ना कि एआई ने इंसान को बनाया है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ऐसे कंप्यूटर को भी इंसान ने ही बनाया था, ठीक है ना? तो इंसान का दिमाग काफ़ी तेज़ है, ठीक है ना? तो उसको हमें
एक्सेप्ट करके कैसे हमें उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना है, ताकि हमारी क्रिएटिविटी भी ख़त्म ना हो और हम उसको अपने ऊपर हावी भी ना होने दें और हम चीज़ों को सही तरीके से करें। तो हम लोग भी यही करते हैं कि आजकल कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आजकल एडिटिंग भी एआई से हो जाती है, ठीक है ना? लेकिन हुँ, वही है कि जो एआई एडिटिंग करेगा और एक जो एक्सपीरियंस पर्सन एडिटिंग करेगा, उस दोनों में डिफरेंस होता है। आजकल ज़मीन एआई से आसमान का। कवर्स भी बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, ठीक है ना? तो कवर्स अलग ही पता चल जाते हैं एआई से हैं और बिल्कुल। जो जो डिज़ाइनर कवर बनाता है तो उसका एक अलग फ़ील आता है, अगर हाँ, आपने जब तक देखा होगा। ह्यूमन टच नहीं होगा ह्यूमन तब टच बहुत ज़रूरी है, हम बहुत कितना ज़रूरी है। भी आज हम बात कर लें, एआई टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, कहीं न कहीं ह्यूमन टच इंसान को वो फ़ील देता है। जैसे बिल्कुल। आज पीछे मैं देख रहा हूँ एक बहुत अच्छी पेंटिंग है, ठीक है ना? ये किसी इंसान ने बनाई होगी, ठीक है ना? तो मतलब एक देख के एक अलग फ़ील आता है। तो ऐसे ही किताबों का भी यही है कि हम लोग एआई को लेके भी चल रहे हैं, ठीक है ना? आजकल एआई के थ्रू हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कवर आइडियाज़ हमें मिल जाते हैं, ठीक है ना? कहीं कुछ एडिटिंग की नीड होती है तो उससे भी हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, हर कोई कर रहा है, ठीक है ना? बट ह्यूमन टच उसमें ज़रूरी है। अब जैसे अब कई सारी ऐसी चीज़ें जो हिस्टोरिकल्स होती हैं, हम लोग हिस्टोरिकल फ़िक्शन बुक भी करते हैं, तो हुँ, उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि अ, मतलब एडिटर्स को पता है कि यहाँ पे डेट के साथ कब क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है ना? तो वो स्पेसिफिकली वो चीज़ हमें मतलब वो पता मेंशन होना करनी चाहिए, मेंशन करते हैं हम लोग, ठीक है ना? बिल्कुल, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इंसान को पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ तब हुई थी, ठीक है ना? तो दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है, दोनों ही की अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है, तो दोनों को ही साथ लेके हम लोग काम कर रहे हैं और चैलेंजेस हैं और चैलेंजेस तो ख़ैर आते ही रहेंगे, ठीक है ना? लेकिन वही है कि हम, जैसा मैंने बोला कि हम उसको एक्सेप्ट करके और उसके साथ हमें काम करना है, तो चीज़ें अपने आप सही होंगी। बिल्कुल। अब एक न्यू कमर जो राइटर बनता है, ज आपने राइटिंग नहीं की लेकिन आपने राइटर्स की हेल्प बहुत की है। बिल्कुल। जब एक राइटर बनता है और उसके पास आइडियाज़ की कमी हो, तो उसे किस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए? ताकि वो एक जो फ़ोकस है उसका वो राइटिंग में आइडियाज़ पे एक बहुत ही स्पेसिफिकली वो काम करे उस चीज़ पे। तो आप क्या एक राय देना चाहेंगे न्यू कमर्स को? जो भी न्यू कमर्स हैं जो बुक लिखना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस जॉनरा पे बुक लिखना है। जॉनरा हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, पहले आपको खुद रिसर्च करनी होगी कि किस टाइप के जॉनरे की बुक्स मार्केट में ज़्यादा सेल हो रही हैं, ठीक है ना? हुँ, हुँ, या आपके पास कुछ यूनिक आइडिया है, ठीक है ना? हुँ, अगर आप कुछ आजकल आप देखते होंगे कि आजकल माइथोलॉजी का बहुत, जैसे मैंने पहले भी बात की, माइथोलॉजी का बहुत आजकल नए-नए कैरेक्टर्स का काफ़ी, जैसे कल्कि है, कल्कि के बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं, ठीक है हुँ, ना? बहुत सारी ऐसी नई-नई चीज़ें आजकल जैसे कि हॉलीवुड में होता है, ठीक है ना? सुपर हीरोज़ की बात करते हैं, तो आजकल हमारे यहाँ के सुपर हीरोज़ को हम, जैसे रामायण हो गया, महाभारत में जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, उन पे काफ़ी किताबें आ रही हैं, ठीक है ना? तो जिस भी ऑथर्स और जिस भी राइटर को किताब लिखनी है, तो उसको पहले ये रिसर्च करना पड़ेगा कि उसकी एक्सपर्टाइज़ किसमें है, वो किसमें बेस्ट है, वो क्या बेस्ट दे सकता है, ठीक है ना? तो पहले वो रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है और उससे रिलेटेड मार्केट में कितनी किताबें हैं, वो उसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो पढ़ेगा नहीं, तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या आ चुका है ऑलरेडी और उससे बेटर वो क्या लिख सकता है। तो इसमें रिसर्च बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? जैसे कि लोग बोलते हैं कि नॉन फ़िक्शन जो किताबें होती हैं, उसमें रिसर्च की नीड होती है। फ़िक्शन में तो ऑथर अपनी इमेजिनेशन के साथ काम करता है, बट इमेजिनेशन में भी रिसर्च होती है। हुँ, अब मेरे बहुत सारे ऐसे ऑथर हैं जो आज की एआई और टेक्नोलॉजी पे किताब लिख रहे हैं, वो है फ़िक्शन, ठीक है ना? एक ऑथर है हमारे, उनकी डेटिंग ऐप पे एक किताब है, ठीक है ना? तो वो कैसे साइबर फ्रॉड होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब इंसान रिसर्च करता है। ऐसा नहीं कि फ़िक्शन दिमाग दिमाग में उसने लिख दिया, उसपे वो रिसर्च भी करता है कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। हुँ, हुँ, वो इस तरीके की स्टोरी फिर प्लॉट करता बनाता है, ठीक है ना? कैरेक्टर्स वैसे डिज़ाइन करता है, तो वो भी रिसर्च करता है। फ़िक्शन लिखने में भी रिसर्च होती है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आइडिया आया और लिख दिया, हुँ, तो ये चीज़ है। तो रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? आपको अपना जॉनरा देखना पड़ेगा, ठीक है ना? और उसके बाद आप उस पे काम करिए और सबसे इम्पोर्टेंट और आपको अगर आप बुक लिख रहे हो तो आपको ऑडियंस किस तरीके की है हमारे देश में, ठीक है ना? उसको देख के और दूसरा चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको मतलब लॉन्ग टाइम अगर आप आना चाहते हो, आपको लॉन्ग टाइम पे सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि एक किताब लिख ली हो गया। आज जितने भी बड़े-बड़े राइटर्स आप देख लिए, ऑथर्स बड़े-बड़े जो भी आज बने हैं, उन्होंने उनकी एक किताब हुई, उसके बाद मतलब हर 1 साल में उनकी एक किताब आती है, 1 या डेढ़ साल में, तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। हुँ, क्या हुँ, पता आपकी हो सकता है फर्स्ट बुक ना हिट हो, आपकी तीसरी बुक बहुत अच्छी चल जाए। वैसे बिल्कुल। मोस्टली लोगों की फर्स्ट बुक ही हिट होती है। लेकिन कई ऐसे ऑथर्स भी हैं जिनकी पहली किताब नहीं चली, उनकी सेकंड किताब बहुत अच्छी चली, थर्ड किताब बहुत अच्छी चली। उस उनसे उसका उनका नाम हुआ। हुँ, तो हुँ। ये चीज़ें हैं।
तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफ़िनेटली वो आगे काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आज के डेट में अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत अच्छी आ रही हैं। गवर्नमेंट भी बहुत नई-नई चीज़ें, स्कीमें निकाल रही हैं राइटर्स के लिए, उनके जो लिखना चाहते हैं, ठीक है ना? कई अच्छे-अच्छे गवर्नमेंट्स के अवार्ड्स हो रहे हैं, जो कि अच्छा लिख रहे हैं उनको। आजकल आप देख अप्रिशिएट रहे हैं किया जा नए, रहा है। हाँ, पब्लिशिंग के लिए आजकल हमारे सिनेमा में देख लीजिए, नए-नए मैंने ऐसे-ऐसे राइटर्स देखे हैं जो कि आज के हिंदी में लिखा करते थे, आज वो मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। हुँ, मतलब आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट हो चुका है। लोग सोचते हैं कि बिल्कुल। पब्लिशिंग इंडस्ट्री बहुत छोटी-सी है, छोटी-सी नहीं है सर। आप बिलीव नहीं मानेंगे, मतलब हर साल हमारे देश में कम से मतलब लाखों किताबें पब्लिश होती हैं, ठीक है ना? हुँ, हुँ। और पब्लिशर भी लाखों पब्लिशर हैं, बुक स्टोर्स भी हर दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ मतलब हर दिन बुक कैफ़ेज़ स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना? हुँ, कहीं न कहीं मैं देखता हूँ, दिल्ली में ही कितने सारे बुक स्टोर्स मैंने अभी लास्ट 2 साल में देखे जो शुरू हुए हैं। बिल्कुल। और पहले इतने बुक फेयर्स हुआ नहीं करते थे, बुक फेयर्स हो रहे हैं, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं मतलब लोगों के मन में मतलब बुक पढ़ने के लिए इंटरेस्ट जाग रहा है। जैसा अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई रील्स की, तो लोग रील्स में बिज़ी हैं। हुँ, तो रील्स में आजकल आप देखते होंगे टॉप 5 रिकमेंडेशन किताबें आती हैं। तो हम हुँ, लोग जब बुक फेयर्स करते हैं तो लोग ढूँढते हुए भी आते हैं कि ये किताब मैंने यूट्यूब में देखी थी, किसी ने रिकमेंड की थी, ये किताब आपके पास है या नहीं? हुँ, तो हुँ, मतलब सोशल मीडिया भी काफ़ी हेल्प कर रहा है बुक्स लोगों को बुक्स पढ़ने में, और पब्लिशर को भी हेल्प हो रही है कहीं न कहीं ताकि उनकी किताबें सेल हों। तो बिल्कुल, ये एक काफ़ी चेंज आया है जो मैं देखता हूँ पिछले 4-5 साल में। बिल्कुल। और थैंक यू सागर जी, आप आए और आपने लोगों को के जो डाउट्स हैं राइटिंग को लेके, वो दूर किए। लेकिन जाते-जाते पब्लिशिंग हाउस जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जो बुक स्टार्ट करना चाहते हैं, जो अभी छोटे हैं, बच्चे हैं अभी, लेकिन उनके ड्रीम है, उनके लिए एक राय क्या होगी, अपने ड्रीम को वो अचीव कर पाएँ? सबसे पहले जो लोग पब्लिशिंग हाउस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, अगर पब्लिशिंग हाउस आपको स्टार्ट करना है तो आपको मतलब एक आपका गोल सेट करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। क्योंकि देखिए बिल्कुल। पब्लिशर बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि पब्लिशिंग हाउस आपको स्टार्ट करना है तो आपको एक पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। इस हुँ, हुँ, पैरामीटर के थ्रू आपको मतलब उससे आपको बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि जब तक आप क्वालिटी चीज़ नहीं दोगे ना, तब तक आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते। आप शॉर्ट बिल्कुल। टाइम पे यहाँ काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो बुक्स और ये इंडस्ट्री बड़ी अलग टाइप की है एक्चुअली, हुँ, ठीक है ना? जो अच्छा काम करता हो सकता है उसको समय लगे, लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी चीज़ें दे रहे हो, तो आने वाले टाइम में मतलब आपको पता नहीं क्या मिल सकता है यहाँ पे। मतलब ये एक हुँ, ऐसी इंडस्ट्री की, मैं सिर्फ मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज, आपके कनेक्शंस, आपका दायरा इतना बड़ा हो जाता है यहाँ पे आने वाले टाइम में कि आप सोच भी नहीं सकते। हुँ, जो मैं फ़ील करता हूँ आज की डेट में, आज से 10 साल पहले जो मैं था और आज मैं हूँ, बहुत डिफ़रेंस मैं आप फ़ील बिल्कुल, करता हूँ। मतलब आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हो। तो बिल्कुल। आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ बड़ा करना है, तो आप आइए। आप अगर सिर्फ़ पैसे कमाने आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप मत आइए, हुँ, क्योंकि पैसा आप कहीं से भी कमा सकते हैं, ठीक है? बहुत बिल्कुल। सारे ऑप्शंस हैं। पब्लिशिंग इंडस्ट्री आपको पैसा तो बहुत छोटी चीज़ मैं मानता हूँ यहाँ पे। अगर आप अच्छे से काम करें तो पैसा तो अथाह आएगा यहाँ पे आपके पास, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है आज की डेट में। हुँ, तो अगर आप अपने गोल को सेट करके चलेंगे, आपको करना क्या है, आपको रीडर्स तक कैसी किताबें पहुँचानी हैं, आपको मार्केट में किस तरीके से काम करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो पैरामीटर आप जब तक सेट नहीं करेंगे तब तक आप काम नहीं कर सकते, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और दूसरा, जो बडिंग राइटर्स हैं, जो अपकमिंग जो लिखना चाहते हैं, तो मेरा कहना वही है कि किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जितना किताबें आप पढ़ेंगे, कि और कोई यहाँ और कोई शॉर्टकट नहीं है। किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और किस तरह की किताबें मार्केट में चल रही हैं, ठीक है ना? क्या जॉनरा है आपका, आप किस पे लिख सकते हैं, ठीक है ना? आज की डेट में कई सारे बच्चे मतलब एआई पे भी लिख रहे हैं, ठीक है ना? नई-नई चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना? आज के स्कूल्स के बच्चे भी आजकल 10-12 क्लास के बच्चे भी किताबें लिख किताब रहे लिख हैं, रहे हैं। ठीक है ना? तो आइडियाज़ बहुत है लोगों के पास, ठीक है ना? प्लेटफ़ॉर्म, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है ना? एक एनेक्डोट भी प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है ना? लोग वहाँ से पब्लिश करा सकते हैं। और मेरी वही यही है कि दोनों के लिए शुभकामनाएँ, जो पब्लिशिंग हाउस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी अच्छे से काम करें, हमारे देश के लिटरेचर को आगे लेके जाएँ, और जो बडिंग राइटर्स हैं, जो लिख रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं, वो भी अच्छा लिखें, ताकि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो लिटरेचर है हमारे देश का, वो बाहर तक जाए और हमारा देश और आगे बढ़े। चलिए थैंक यू सागर जी, थैंक यू सो लोगों मच तक सर। अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए और लोगों के माइंड को क्लियर करने के लिए कि वो आगे लाइफ में क्या करें अगर वो इस लाइन में आना चाहते हैं तो। और जाते जाते दर्शकों से भी कहूँगा, सागर जी ने 3 बातें छेड़ी थी, एआई, रामायण, महाभारत और जो हमारे
कि उन्होंने कहा बार-बार कि किताबें पढ़िए। और ये चीज़ है कि एआई ना आपको वही देगा जो उसको थोड़ा बहुत पता है, ठीक है? एआई कोई कहीं और से इन्फॉर्मेशन नहीं ला रहा, कोई वो किताबें नहीं पढ़ी हैं उसने, जो इंसानों ने फ़ीड कर दिया, वही एआई आपको ढूँढ-ढाँड के देगा, जो गूगल करता था। मतलब मैं एआई को एडवांस गूगल सर्च ही मानता हूँ और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। मैं इसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक जर्मन शेफ़र्ड कहा जाता है उसको। एक यूट्यूबर है जो देश के खिलाफ बहुत बोलता रहता है। उसने हाल-फिलहाल में रामायण से एक कुछ लाइनें उठा ली संस्कृत की और कहा जी राम जो है मांस खाते थे। उस 2 कौड़ी के आदमी को ये नहीं पता है कि भई अगर आप रामायण सच में पढ़ोगे तो उड़द की दाल को भी माँस कहा जाता है। माँ हमारे पंजाबी में कहा जाता है माँ की दाल। तो माँ की दाल कहाँ से आई? वो संस्कृत का वर्ड था, वहाँ से आई। जो ज़मीन के नीचे पैदा होते कंदमूल हैं, चाहे वो आप आलू खा रहे हैं, चाहे वो आप स्वीट पोटैटो खा रहे हैं, जिसे हम शकरकंदी भी कहते हैं, उन्हें भी माँस की श्रेणी में ही डाला जाता है। और एक जगह थी जहाँ पे राम, सीता और लक्ष्मण जी काफ़ी सालों तक रहे और उसके बारे में वर्णन है कि वो इतने साल रहे थे कि वहाँ पे कंदमूल खत्म हो गए थे, उसके लिए उन्होंने माँस वर्ड शब्द का इस्तेमाल किया। अब उस गधे ने अगर किताब पढ़ ली होती बजाय एआई से वो ट्रांसलेट करने के ना, तो उस जिहादी मानसिकता वाले इंसान को ये पता होता कि एक्चुअल में रामायण है क्या? और ऐसे बेवकूफ़ लोगों की तरह आप भी बेवकूफ़ी ना करें, उससे अच्छा मैं यही हमेशा कहूँगा लोगों को कि एआई से आप सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ही यूज़ कीजिए, जो आपको इम्पोर्टेंट है। ट्रांसलेशंस और ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, रामायण, महाभारत, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इनको माइथोलॉजी नहीं कहता हूँ क्योंकि ये मिथ नहीं है, ये हमारी सत्योलॉजी है, ये हमारी हिस्ट्री है। ये किताबों में सार है आपके जीवन का कि आपको कैसे जीना है। एक इंसान ने आके बताया कि मर्यादा में कैसे रहना है और दूसरे ने आके ये बताया कि अगर कोई मर्यादा से बाहर जा रहा है, तो आपको भी मर्यादा छोड़कर उस गलत इंसान को, अधर्म को कैसे रोकना है। तो अगर ये 2 ग्रंथ पढ़ लेंगे ना, तो बाकी कोई ग्रंथ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी दूसरी धर्म के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ़ हिंदुओं के लिए कह रहा हूँ क्योंकि जिनका अपना धर्म है, कोई मुस्लिम है वो कुरान पढ़े। कुरान में काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें हैं। कई लोग टारगेट करते हैं बुरी है, पर अच्छी भी बहुत हैं। ठीक है? गुरु ग्रंथ साहिब में तो ख़ैर पूरा सार ही है, वो हमारा रामायण, महाभारत, बाकी अपने गुरुओं का, 10 गुरुओं का और 11वें गुरु हैं वो, है ना? तो वो उन्हें पढ़ो, बजाय उनको आप एआई पे ढूँढो, एआई पे अगर आप किसी गुरु ग्रंथ साहिब का ही अगर कोई चौपाई अगर आप ढूँढ लेंगे, तो वो भी गलत वर्णन कर देगी उसका। तो जो सागर जी ने कहा कि किताबें पढ़ो और जब पढ़ो तो किताबें पढ़ो। एआई पे किताब मत ढूँढो कि क्या है। दूसरा जो राइटर्स हैं, वो फ़ोकस रहें, ठीक है? और जैसा हमारे उसमें कहा जाता है ना कि अगर हमें कोडिंग करनी है, मैं तो कोडिंग लाइन से हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ, तो हमें कहा जाता है कि कोडिंग करते रहो तो आपको नए कोड्स पता चलते हैं, आपके पास आइडियाज़ आते हैं। उसी तरह किताबें पढ़ते रहिए, आपके पास नए आइडियाज़ आएँगे और सागर जी की बुक पब्लिशिंग हाउस तो है ही, तो उन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए जब आपके पास आइडियाज़ हो और आप लिख लें कुछ भी। नए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो स्ट्रगलिंग राइटर्स हैं, उनके लिए ऐसे पब्लिशिंग हाउस ना, वो अमृत हैं, ठीक है? तो कनेक्ट कीजिए इनको, हम इनकी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप उठा भी सकते हैं और इन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।